वेलकम बैक फ्रेंड्स। मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो सर्कुलेटरी शॉक है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सर्कुलेटरी शॉक को। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें, सर्कुलेटरी शॉक होता क्या है ना। तो सर्कुलेटरी शॉक refer to the shock developed by the inadequate blood flow and inadequate oxygen supply to the body। ठीक है, सर्कुलेटरी शॉक वह शॉक होता है जिसपे ब्लड का फ्लो और ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कार्डियक शॉक, है ना। कार्डियक शॉक वो एक तरीके का सर्कुलेटरी शॉक ही है। उस पे क्या हो जाता है, जो हमारा हार्ट होता है ना, वो बॉडी को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। ठीक है, या फिर हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाने से जो हार्ट होता है वो पूरे ब्लड को पूरी बॉडी में अच्छे से फ्लो नहीं करवा पाता, तो जिससे कि शॉक डेवलप हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं सर्कुलेटरी शॉक। इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड इट मे रिजल्ट डेथ। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और इस पे पर्सन की डेथ भी हो सकती है यदि हम उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो। इमीडिएटली ट्रीटमेंट आर नॉट गिवन पेशेंट। ठीक है, अब मैग्निफेस्टेशन ऑफ सर्कुलेटरी शॉक देखिए, मतलब क्या क्या होता है। जैसे कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा हमारा, यानी ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा। ठीक है, फिर लो ब्लड प्रेशर रिफ्लेक्सेस प्रोड्यूस द टैकीकार्डिया। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई करने के लिए बॉडी में ब्लड ज्यादा पंप करेगा, जिसे हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। ठीक है, एंड रिफ्लेक्सेस वासो कॉन्स्ट्रिक्शन, और साथ ही साथ रिफ्लेक्सेस जो होंगे वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तभी जाके टैकीकार्डिया डेवलप होता है। फिर वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो डिक्रीज, वेलोसिटी कम हो जाती है ब्लड की। फिर ड्यू टू वासो कॉन्स्ट्रिक्शन स्किन बिकम पेल। ठीक है, फिर रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो एंड प्रोड्यूस द स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। वेलोसिटी कम हो गई जिससे कि स्टेगनेंट हाइपोक्सिया प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद फाइनली अ डैमेज ऑफ ब्रेन। अब क्या होगा, ब्रेन तक प्रॉपर ब्लड जा ही नहीं पाएगा, तो क्या होगा, ब्रेन की जो टिश्यू है वो डैमेज होने लगेंगे, जिससे कि कार्डियक अरेस्ट होगा और किल द विक्टिम, और विक्टिम की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन मैग्निफेस्टेशन देख लिया सर्कुलेटरी शॉक का। अब हम देखते हैं इसकी स्टेजेस। ठीक है, अब हम स्टेज ऑफ सर्कुलेटरी शॉक की बात करें तो इस पे होती है 3 स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या होती है, नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज होती है। सेकेंड स्टेज प्रोग्रेसिव होती है और थर्ड स्टेज जो होती है स्टेज ऑफ कोलैप्स होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में होता क्या है, इट इज ऑल्सो नॉन एज नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज। ठीक है, शॉक इज नॉट सीवियर। पहला बात तो ये नॉन प्रोग्रेसिव है, इस पे ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, इस पे कोई भी सीवियरिटी हमें दिखाई नहीं देती, बस क्या होता है, बीपी कम हो जाता है। ठीक है, और रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है हमारे बॉडी का, वो ऑपरेट करता है सक्सेसफुली टू स्टेबलाइज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर एंड ब्लड फ्लो। जैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो होता है हमारी बॉडी का वो ऑपरेट कर लेता, सक्सेसफुली स्टेबलाइज कर देता हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारे ब्लड फ्लो को। ठीक है, देन उसके बाद द शॉक इज नॉट प्रोग्रेसिव। शॉक कोई प्रोग्रेसिव नहीं होता, सो पर्सन कैन रिकवर, जिससे कि पर्सन रिकवर कर सकता है। अब रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो काम करते हैं, इस पे कौन कौन से बायोरिसेप्टर हमारे रीनल मैकेनिज्म होगा, और एडीएच रिलीज, ये हमारे क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, अब हम उसके बाद देखेंगे सेकेंड स्टेज। तो सेकेंड स्टेज की बात करें तो सेकेंड स्टेज इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्रेसिव स्टेज। ठीक है, क्या हुआ, एक पर्सन है वो एक नया नया उसको सर्कुलेटरी शॉक डेवलप हुआ, तो वो कोई भी उस पर कोई भी डिफिकल्टी शो नहीं होगी, है ना। तो वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट। अब सेकेंड मतलब वो पर्सन काफी दिनों से सर्कुलेटरी शॉक से क्या है, चल रहा है, उसको सर्कुलेटरी शॉक डेवलप हो रहा है ना, डेवलप चल रहा है, डेवलपिंग चल रहा है। तो वो क्या होगा, फर्स्ट स्टेज से निकल के सेकेंड स्टेज में चले जाएगा, मतलब वो प्रोग्रेशन में चला जाएगा। तो सेकेंड स्टेज इज ऑल्सो नॉन एज ऑल्सो कॉल्ड इज प्रोग्रेसिव स्टेज। इसमें शॉक क्या हो जाता है, वहां सीवियर नहीं था, लेकिन यहाँ पे शॉक क्या हो जाता है, सीवियर हो जाता है, शॉक इज सीवियर।
रेगुलेटरी मैकेनिज्म बिकम इनएडिक्वेट टू कंपनसेट। अब यहाँ पे जो हमारा रेगुलेटरी मैकेनिज्म था उसको वापस ब्लड फ्लो और प्रेशर को तो मेंटेन कर पा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, विथ इमीडिएटली एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ दिस स्टेज अ शॉक आर नॉट गिवन, अदरवाइज शॉक कैन बी रिवर्स। यदि हम इसको अप्रोप्रिएट मतलब जो इसका रिक्वायरमेंट है शॉक का, यदि वो ट्रीटमेंट नहीं देते हैं तो ये क्या करेगा, फिर से रिवर्स कर जाएगा और हमको क्या होगा, जो पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज ब्लड प्रेशर फॉल एंड लो बीपी। ब्लड प्रेशर तो कम ही होता है, कम होता है, साथ ही साथ इसका ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सेकेंड स्टेज। अब थर्ड स्टेज की बात करें तो थर्ड स्टेज इज द लास्ट स्टेज, है ना, ये लास्ट स्टेज होती है और इसे हम बोलते हैं स्टेज ऑफ कोलैप्स। इसमें क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्टिव स्टेज या इरिवर्सिबल स्टेज। मतलब इस पे थर्ड स्टेज में कोई पर्सन पहुंच गया तो वो वापस लौट नहीं सकता, उसकी डेथ कंफर्म है। इरिवर्सिबल स्टेज होती है लीड टू द डेथ। ठीक है, बिकॉज ऑफ ब्रेन फेल्स फंक्शन। क्यों, क्योंकि ब्रेन जो है हमारा जो फेल हो जाता फंक्शनिंग करने में, ड्यू टू सीवियर सेरेब्रल इस्चीमिया। सेरेब्रल इस्चीमिया मतलब ब्लड फ्लो कम हो गया हमारे ब्रेन में। ठीक है, एंड फाइनली कार्डियक अरेस्ट होगा या कार्डियक फेलियर होगा, जिससे कि पर्सन की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या बात की, तीन स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज प्रोग्रेसिव स्टेज, सेकेंड स्टेज पहली स्टेज नॉन प्रोग्रेसिव, सेकेंड स्टेज प्रोग्रेसिव और थर्ड स्टेज है स्टेज ऑफ कोलैप्स, जिसमें पर्सन की डेथ होना सुनिश्चित होता है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ सर्कुलेटरी शॉक। ठीक है, तो क्या होगा, टाइप ऑफ सर्कुलेटरी शॉक। तो यहाँ पे चार टाइप के शॉक होते हैं। पहला होता है हाइपोवॉल्मिक शॉक, फिर डिस्ट्रक्टिव शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। हाइपोवॉल्मिक शॉक ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम की कमी होने से हमें हाइपोवॉल्मिक शॉक होता है। ठीक है, जैसे कि बर्न पेशेंट होता है, जैसे पेशेंट बर्न होता है तो उसका जो फ्लूइड होता है, हमारी बॉडी का फ्लूइड होता है, वो लॉस हो जाता है, जिससे कहीं ना कहीं ब्लड वॉल्यूम में कमी आती है, जिससे कि क्या हो जाता है, उससे हाइपोवॉल्मिक शॉक हो जाता है और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव शॉक हो गया हमारा, यह भी डिस्ट्रक्टिव शॉक क्या हो गया, यदि हमारी जो पेरिफेरल वेस्कुलर है ना, वहाँ पे वहाँ पे जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाए या फिर वहाँ पे डिमांड बढ़ जाए। ठीक है, तो वो डिस्ट्रक्टिव शॉक हो सकता है। कार्डियोजेनिक शॉक, यदि हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उस कारण से क्या हो, हार्ट पंपिंग करना कम करते, तो कार्डियोजेनिक शॉक डेवलप हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक मतलब यदि हमारी जो आर्टरीज वीन्स हैं वहाँ पे ब्लड फ्लो या फिर कुछ किन्हीं रीजन से वहाँ पे ब्लड फ्लो ना हो पाए, तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में आता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या होता है, शॉक ड्यू टू डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम इज कॉल्ड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट मैग्निफेस्टेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ शॉक क्या होते हैं कि इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, स्किन कोल्ड पेल हो जाएगी एंड थिन थ्रेड पल्स चलने लगेंगी, इंक्रीज हो जाएगा रेस्पिरेटरी रेट एंड रेस्टलेसनेस फील होगा और साथ ही साथ डिक्रीज हो जाएगा कार्डिक आउटपुट। तो इसके क्या है इंपॉर्टेंट मैग्निफेस्टेशन यदि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक डेवलप होता है तो। ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्यों होता है, ड्यू टू हैमरेज शॉक हो जाएगा। ट्रोमेटिक शॉक क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम की कमी होगी तो हमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक डेवलप हो सकता है। ठीक है, सर्जिकल शॉक हो सकता है जैसे ड्यूरिंग सर्जरी, है ना, यदि ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो उससे क्या हो सकता है, ब्लड वॉल्यूम की कमी आएगी तो उससे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक डेवलप हो सकता है। बर्न शॉक हो गया, किसी पर्सन की बर्निंग, है ना, बर्न हो गया तो क्या हो गया, ब्लड वॉल्यूम की कमी आई, उससे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है। और डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी से तो हो गई होगा, है ना। अब बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव शॉक। सेकेंड हमारा डिस्ट्रक्टिव शॉक है, शॉक ड्यू टू इंक्रीज वेस्कुलर कैपेसिटी इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव शॉक। हमारी वेस्कुलर कैपेसिटी बढ़ गई बॉडी की, ये क्या होता है देखते हैं। तो इन दिस टाइप केस द ब्लड वॉल्यूम इज नॉर्मल, देखो ब्लड वॉल्यूम तो बिल्कुल नॉर्मल ही है। शॉक अकर बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू। अब क्या हो, हमारा बॉडी का ब्लड वॉल्यूम उतना ही है
लेकिन हमारी जो मसल्स हैं उनमें जो रिक्वायरमेंट है ब्लड की वो बढ़ गई है ना। वो रिक्वायरमेंट बढ़ने से क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव शॉक डेवलप होगा। ठीक है। थर्ड, तीसरे पॉइंट की बात करें, द कैपेसिटी ऑफ वेस्कुलर सिस्टम इंक्रीज, है ना। वेस्कुलर सिस्टम में जो उसकी कैपेसिटी वो इंक्रीज हो गई बाय द एक्सटेंसिव डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल, क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ज़्यादा डायलेट हो गई हैं। ज़्यादा डायलेट हो गई तो वो ज़्यादा ब्लड जा रहा है, तो ज़्यादा ब्लड वहाँ पे पहुँच रहा है, तो उसकी कैपेसिटी भी बढ़ चुकी है ना। तो कैपेसिटी बढ़ चुकी है तो उसको ज़्यादा ब्लड चाहिए। अब ज़्यादा ब्लड नहीं है तो क्या होगा, हमारा जो हार्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पहुंचाने की कोशिश करेगा, जिससे कि क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव शॉक डेवलप हो सकता है। फिर इट कॉज वैसोडाइलेटेशन, ठीक है, एंड सडन लॉस ऑफ द वासोमोटर टोन। एंड सबसे पहले हम बात करें इट कॉज ऑफ वैसोडाइलेटेशन। वैसोडाइलेटेशन का क्या कारण हो सकता है, जैसे सडन लॉस ऑफ वासोमोटर टोन। उसके बाद हो सकता है कि करेक्टराइज बाय द सडन डिप्रेशन आर नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम ही सडन क्या हो, डिप्रेस हो जाए ड्यू टू एक्सटेंसिव वैसोडाइलेटेशन, ज़्यादा ब्लड वेसल ज़्यादा डायलेट होने के कारण। ठीक है। अब कॉज क्या है, वैसोमोटर टोन का लॉस का। इस्चीमिया हो सकता ब्रेन में, जब ब्रेन में प्रॉपर ब्लड पहुंचेगा ही नहीं तो वहां पे क्या होगा, है ना, वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, है ना, तो क्या होंगी, वैसोमोटर टोन लॉस क्यों होता है, क्योंकि इस्चीमिया हो जाता ब्रेन में। जनरल एनेस्थीसिया हो गया, स्पाइनल एनेस्थीसिया हो गया, और हमारा जो इमोशनल कंडीशंस हैं, ये सारी कंडीशंस होती हैं जो कि कॉज कराती हैं वैसोमोटर टोन को लॉस करने में। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रक्टिव शॉक। अब हम बात करेंगे कार्डियोजेनिक शॉक की। अब हम बात करेंगे कार्डियोजेनिक शॉक। तो कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है, शॉक ड्यू टू कार्डियक डिसीज इज कॉल्ड कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, अकर्स इन द कंडीशन डिसऑर्डर सच एज अ एरिथमिया, पर्टिकुलर दोज विच लीड टू द रिड्यूस द कार्डियक आउटपुट। ठीक है, शॉक, यदि जो कार्डियक शॉक होता है, यदि हमारी हार्ट में कोई डिसीज हो जाए उस कारण से जो शॉक डेवलप होता है उसे हम कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। जैसे कि अकर्स, है ना, कार्डियक डिसऑर्डर सच एज, कौन कौन से, जैसे एरिथमिया हो जाए, जो कि पर्टिकुलर दीज विच आर लीड टू द रिड्यूस द कार्डियक आउटपुट। ठीक है, शॉक ड्यू टू इस्चीमिया, यदि हमारी ब्लड फ्लो ही कम हो जाए हमारे हार्ट का। ठीक है, उसके बाद शॉक ड्यू टू हार्ट फेलियर। ठीक है, शॉक ड्यू टू हार्ट फेलियर। तो ये सारे रीजंस होते हैं हमारे कार्डियोजेनिक शॉक के। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या होता है, शॉक ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड फ्लो थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। इसका कारण क्या होता है, कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, शॉक ड्यू टू मायोकार्डियल ट्यूमर, शॉक ड्यू टू कार्डियक टेम्परेचर, शॉक ड्यू टू पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ठीक है, तो हमने बात कर ली शॉक की डेफिनेशन की, शॉक के स्टेजेस की, शॉक के टाइप की। अब हम बात करेंगे शॉक का ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, जैसा कि पता है कि इस पे ब्लड वॉल्यूम की कमी होती है, ब्लड में प्लाज्मा की कमी हो जाती है ना। तो सबसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे यदि उसका ब्लड कम है तो, और यदि इसका वॉल्यूम कम है तो हम प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिंपैथोमिमेटिक ड्रग का इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, एंड बाय द चेंजिंग ऑफ द पोस्चर। तो दीज आर ट्रीटमेंट ऑफ शॉक। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट शॉक। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।